हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से आप लोगों के लिए आज हम एक संविधान से संबंधित कुछ अनुच्छेद प्रमुख अनुच्छेद उठाए हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन में आया हुआ है। तो एक वीडियो में तो नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था, तो हमने दोस्तों इसीलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया और 2 पार्ट में थोड़ा सा छोटे हो जाएगा जिससे आप लोगों को सुविधाएं मिल सकेगी, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्योंकि ये जो हमने अनुच्छेद उठाया है, क्योंकि अगले संडे को अगले वीक में मैंने नेक्स्ट आगे आप लोगों का पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम लगा हुआ है और इसी पर्पज़ से हमने ये अनुच्छेद उठाया है जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों हमारा आज का जो संविधान का पहला पार्ट है वो आज का अनुच्छेद शुरू करते हैं हम लोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे पुराने चैनल जो चल रहे हैं जीवन इंस्टीट्यूट, और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आप लोगों ने सहयोग किया भी कि जिससे कि हमारा चैनल आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है। तो और हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग दें हमको, और हम आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा मैटर लेकर के आ रहे हैं। तो जीएस में हमने आप लोगों को बोला था कि कहीं भी कोई भी दिक्कत हम आने नहीं देंगे। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मंजिल को तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत अर्थात इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया ये अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। अब एक शब्द यहाँ आता है दोस्तों कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, या इंडिया किस भाषा का शब्द है। तो इंडिया ये यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। और भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने किया था बच्चों। तो मेगास्थनीज ने किया था दोस्तों। तो भारत दैट इज इंडिया ये है क्या भाई, ये राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है भाई, एक संघ जाएगा तो राज्यों का एक संघ है। यानी भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है, संघीय है। ठीक, तो ये जो संघीय शासन प्रणाली है दोस्तों ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो 28 + 7 राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया जिसका नाम दिया गया भारत दैट इज इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नागरिकता। तो दूसरा पॉइंट बच्चों हमारा आता है नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया। तो नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त हो सकती है, तो ये पूरा वर्णन हमने दिया अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। तो दोस्तों ये हमारी नागरिकता हो गई, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए हम अनुच्छेद की बात करते हैं केवल। हाँ, पूर्वजों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्वजों के आधार पे नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तो ये जो पूर्वजों के आधार पे है वो अनुच्छेद 8 है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, इसलिए हम अनुच्छेद 8 पे चर्चा कर देते हैं। और नागरिकता पर विधि कौन बना सकता है, तो संसद बना सकती है, अनुच्छेद 11 में वर्णित है। ठीक है भाई, चलिए। और एकहरी नागरिकता का प्रावधान भी किया गया है। और ये जो एकहरी नागरिकता दोस्तों ये मालूम कहाँ से लिया गया, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। अब हम आ जाते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार पर। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु जब भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया
तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया है बच्चों। तो मौलिक अधिकार से दोस्तों अलग कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार का इसे दर्जा दे दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 में वर्णित है। तो ये बेटा मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे समानता का अधिकार आता है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अगर आता है हमारा, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमारा जाएगा आपका 23-24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा जाएगा 25 से 28 में। और 29-30 में आपका आता है शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार आ जाता है। इसके बाद हमारा आता है 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 में वर्णित है। कहता है कि लोक नियोजन के अवसर पर नौकरियों में या रिक्त स्थानों में आवश्यकता पड़ने पर पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। दोस्तों अगले पॉइंट में हम आते हैं भाई। हमारा अगला आता है अनुच्छेद एक सेकंड, अस्पृश्यता छूट गया था, अस्पृश्यता का अंत। तो ये हमारा आता है दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन। तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है भाई। तो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 पास किया गया था और तो 17 में वर्णित है। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन यह अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो 57 में वर्णित है। हमने आपसे बोला था ना कि हम वो अनुच्छेद उठाए हैं जो किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। सारे अनुच्छेद हम लेके नहीं चल रहे। तो अनुच्छेद 57 कहता है यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो दोबारा वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का पात्र होगा, यानी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं भाई। अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों बाल शोषण। तो बाल शोषण हमने अभी आपको बताया था कि 23-24 में, तो ये अनुच्छेद गलत हो गया है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो बाल शोषण जाएगा अनुच्छेद 24 में वर्णित है। तो बाल शोषण अनुच्छेद 24 में वर्णित किया गया है बच्चों। तो यह हो गया हमारा बाल शोषण, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी होटल, किसी फैक्ट्री या किसी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। यही बाल शोषण है। ठीक है भाई। अब हम आते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है। कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो अल्प भाषा है, जो अल्प लिपियाँ हैं, उन्हें बनाए रखने का माने प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ जो अल्पसंख्यक शब्द आया है ये किसके लिए लाया गया दोस्तों? तो भाषा व लिपि के लिए लाया गया। ध्यान रखिएगा, भाषा व लिपि के लिए लाया गया। ठीक। अगला पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था भाई? क्योंकि जब जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, यहाँ हमने लिख भी दिया है,
आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 226 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत है। इसमें 5 रिटें हैं। जैसे पहली रिट हमारी आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट आती है परमादेश, तीसरी रिट आती है उत्प्रेषण, चौथी रिट है हमारी प्रतिषेध और 5वीं रिट हमारी आती है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिटें हैं जिसके आदेश का जारी करती है न्यायालय और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो वही रिटें सुप्रीम कोर्ट में भी है और वही रिटें हाई कोर्ट में भी है। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों लिया कहाँ से गया है? ये अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है। ठीक है भाई। ये अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया। तो दोस्तों हमारा आता है अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। अब यहाँ तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमने आपको बोल ही दिया है, अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में वर्णित है, यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था 1959 राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर इसे लागू किया गया था। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य पर। तो देखिए बच्चों, हम आपको बता दें मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये रूस के संविधान से उठाया गया। ठीक है। और जब हमारे देश का संविधान बना तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया और किस समिति के सुझाव पर किया गया दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। ठीक है भाई। तो समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया। जब लिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत तो इसकी संख्या 10 थी, किंतु जब 86 संशोधन किया गया दोस्तों, जब 86 संशोधन 2002 में किया गया तो एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया कि माता पिता का एक कर्तव्य बनता है बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। तो आज हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बच्चों? तो आज हो गई है 11। तो मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए। तो ये हो गया आपका मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियाँ, तो पहले हम दोस्तों बता दें कि कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से किसमें भी स्थित है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के मध्य में ये आपके कार्यपालिका का उल्लेख किया गया दोस्तों। तो कार्यपालिका में कहता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों? तो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 52 वर्णित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ भी मिस्टेक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो कार्यपालिका का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 कहता है जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रपति के महाभियोग, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। कहता है यदि भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय विधि का उल्लंघन किया है तो उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से उठाया गया भारतीय संविधान में।
तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है भाई, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन कहता है जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 1/2 सदस्य है, ठीक है भाई, 1/4 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। जैसे अगर हम महाभियोग लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, और उपस्थित का 2/3 सदस्य यदि महाभियोग के पक्ष में है तो महाभियोग मान्य होगा, अन्यथा महाभियोग मान्य नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब और एक चीज बता दें दोस्तों कि महाभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना जरूरी होता है। अब माना कि प्रथम सदन में यानी लोकसभा में पास हो जाता है तो दूसरा माने सदन क्या बोला है, राज्यसभा। तो दूसरा सदन राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जब जाता है तो जरूरी नहीं कि कितने उपस्थित हों, माने दूसरे सदन में उपस्थित का 2/3 उपस्थित का 2/3 सदस्य यदि महाभियोग के पक्ष में हैं तो दोस्तों महाभियोग माना जाएगा, अन्यथा महाभियोग मान्य नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा महाभियोग बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्था। तो बच्चों एक चीज देखिए, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्था दोस्तों क्या है ये, कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये लिया कहाँ से गया है, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 75 खंड 3 में वर्णित किया गया है। क्लियर हो गया भाई। अगला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना। तो यहाँ अनुच्छेद 85 का आता है सत्रावसान, और तीसरा पॉइंट आता है विघटन, यानी सदन की बैठक को बुलाने का, उसे सत्रावसान माने होता है स्थगित करने का, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार के दे दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। और वो भी कहता है किसके सहयोग से करता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सहयोग से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है दो सदनों के मध्य, ये भी अनुच्छेद 85 में वर्णित है। अनुच्छेद 85 खंड 2 में वर्णित किया गया। कहता है दो सदनों के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 खंड 2 कहता है कि प्रथम बैठक के अंतिम दिन और दूसरे बैठक के प्रथम दिन 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 माह के पहले बैठक बुलाना जरूरी होता है। क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो वर्ष में अधिकतम 3 बार और न्यूनतम 2 बार बैठक बुलाना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में वर्णित है। देखिए संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है और 6 महीने का समय बीत जाता है और इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी करता। तो बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 109 में 110 में वर्णित है। अगर हम धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 109 में है, लेकिन यहाँ हम पूछ क्या रहा है, परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अब धन विधेयक की परिभाषा है क्या भाई, कहता है कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब निम्नलिखित या किन्हीं विषयों से संबंधित तथ्य शामिल हो, जैसे संचित निधि से धन का डालना या निकालना।
आकस्मिकता निधि से धन का डालना या निकालना। तो एक चीज़ दोस्तों हम बताना चाहेंगे, अगर हम संचित निधि की बात करते हैं, संचित निधि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो संचित निधि 21 अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 266 में वर्णित है। अगर हम इसी तरह से अगर हम आकस्मिकता निधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा जाएगा अनुच्छेद 267 में वर्णित है। ठीक, तो आकस्मिकता निधि से, संचित निधि से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का लेन देन करना, अगर इस तरह से तथ्य शामिल हैं तो वह विधेयक धन विधेयक हो जाता है। ठीक है भाई, अगले पॉइंट में हम आते हैं दोस्तों। कहता राष्ट्रपति की अध्यादेश, अध्यादेश मतलब होता है आदेश। यदि हमारे देश पर कोई आपत्ति आती है तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सदन की बैठक को बुला सकता है, अनुच्छेद 123 में वर्णित है। ठीक, अब एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। कब जारी नहीं कर सकता है? कहता यदि दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में है, तो दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में है यानी बैठक में है, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी समस्या का समाधान सदन की बैठक में कर सकता। अब एक प्रश्न और आता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय के लिए मान्य होंगे? तो दोस्तों 6 सप्ताह के लिए मान्य होंगे। ठीक है, तो 6 सप्ताह के लिए मान्य होते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया है। चलिए अगले पॉइंट में हम आते हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 खंड 3 और 4। तो नियुक्ति का भी प्रावधान है, हटाने का भी प्रावधान है अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति के। तो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, और हटाया कैसे जाता है? तो संसद हटा सकती है। संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम लोग महाभियोग भी बोल सकते हैं। महाभियोग पास करके राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है और राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा देता है। तो यह है आपका न्यायाधीश। अब हम आ जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, महाभियोग। तो देखिए, नियुक्ति का प्रावधान और हटाने का प्रावधान दोनों अनुच्छेद 217 218 में है। 17 में नियुक्ति है, 18 में महाभियोग है, इसीलिए हमने दोनों अनुच्छेद लिख दिया है। तो ठीक है भाई, तो याद रखिएगा आप लोग, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना हम चाहेंगे कि जो न्यायिक पुनराविलोकन है ये मालूम कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 137 में वर्णित है न्यायिक पुनराविलोकन, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाता। कहता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाता है कि अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय को वो पुनर्विचार कर सकता है, और करते भी हैं लोग, तो पुनर्विचार कर सकता है। ये हमारा है न्यायिक पुनराविलोकन। अब कहता है अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या वो विचार विमर्श कर सकता है या नहीं कर सकता? तो बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, कर सकता है। अनुच्छेद 123 में वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से विचार विमर्श कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया। अगले क्वेश्चन में बच्चों हम आते हैं अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान। तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 233 में वर्णित है। अवशिष्ट शक्तियाँ विधायक किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ एक केंद्र के पास है, स्थित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 238 में 48 में वर्णित किया गया है कि समस्त शक्तियाँ किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 248 में वर्णित किया गया।
अब हम आते हैं कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती या नहीं बना सकती है। तो राज्यों के लिए कानून बना सकती है संसद, क्योंकि अनुच्छेद आपका 252 वर्णित करता है कि राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 में वर्णित किया गया। अब हमारा आता है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, यह अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध या सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी दोस्तों। वो कमेटी कौन थी? क्या था कमेटी का नाम? सरकारीय आयोग। तो सरकारीय आयोग भी गठित किया गया था दोस्तों, सरकारीय आयोग। तो सरकारीय आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में लाया गया था। तो 1983 में लाया गया था। तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में सुधार के लिए लाया गया था। तो ये हमारा अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है केंद्र राज्य के प्रशासनिक सुधार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पॉइंट हम उठा लेते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती। गलत छपा है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक, यानी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। तो यहाँ जाएगा केंद्र सरकार जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ जाएगा केंद्र सरकार और यहाँ जाएगा राज्य सरकार जाएगा। ठीक है भाई, कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है या नहीं दे सकती है? तो बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 256 में वर्णित किया गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित किया गया है। और गठन कब किया गया? तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है भाई, तो 1990 में गठित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन, ठीक है भाई, 1951 में किया गया। कि कौन करता है वित्त आयोग का गठन? तो राष्ट्रपति करता है भारत का। तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों वित्त आयोग का गठन करता है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में वर्णित किया गया है। अब हम आ जाते हैं संपत्ति का अधिकार। अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत अलग किया गया था? किस संशोधन के तहत? तो 44 अमेंडमेंट के तहत। और किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300A में के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, तो कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था दोस्तों। कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इससे क्लियर हो गया सबको भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा बच्चों आ जाता है लोक सेवाओं के संरक्षण करना। तो देखिए, अगर हम लोक सेवा के आयोग की बात करते हैं तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत 1919 में बनाया गया और 1926 में इसे लागू किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो हम आपको बता दें संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1926 में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा 300 में नई अखिल भारतीय लोक सेवा की स्थापना 312 में, संरक्षण 311, गठन 312। ठीक है भाई, अगला पॉइंट हमारा आता है बच्चों
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। अब यहाँ संघ राज्य दोनों की बात आती है। अगर दोनों की बात आती है दोस्तों तो अनुच्छेद 315 वर्णित करता है, अनुच्छेद 315 में वर्णित है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 315 में वर्णित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में मिलता है? तो 320 में मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख 320 में वर्णित किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं भारतीय निर्वाचन का प्रावधान, यानी इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है इलेक्शन कमीशन। ठीक है भाई, तो इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब हम आते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करना, अब इसे हटा दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, तो ये हट गया है। अगला पॉइंट, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया और आपकी बार भी पीसीएस में क्वेश्चन आने हैं। ये 100% मान लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके आएंगे भाई, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, ना आए, हर हाल में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद कम से कम 10 बार पूछा गया पीसीएस में। 338 से 338 में राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा तब बस यही हमारा आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट डे, और हमने आपको जो आपको पास भेजा है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो अनुच्छेद उठाया था जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।